नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है होलिका दहन में आग के अंदर से आती हुई चमक और तभी जलती होलिका में दिखा इंसान का हाथ, जिसे देख रंजीत चीख पड़ा, क्योंकि वह हाथ तो आखिर किसका था वह हाथ। आइए जानते हैं। 3 दिन से गायब माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और घर पर होलिका दहन की पूजा की तैयारियां चल रही थीं। बहू बार बार फोन करके बेटे को घर बुला रही थी। बेटा भी आधे मन से पूजा में शामिल होने चला गया, लेकिन जैसे ही जलती हुई होलिका से किसी इंसान का हाथ बाहर गिरा, वैसे ही बेटे के सर पर आसमान टूट पड़ा जब उस हाथ में पड़ा हुआ कंगन देखा, क्योंकि वह कंगन तो उसकी माँ का था। तो क्या उसकी माँ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ, कैसे हुआ? सब जानने के लिए इस कहानी में बने रहें। और यह सब जानने के लिए हमें कुछ समय पहले चलना होगा। रंजीत, बेटा, वो बहू कहीं गई है। क्या हुआ माँ? आपको कोई काम है क्या उससे? अगर कोई काम है तो मुझे बताइए, मैं कर देता हूँ। तो सुगंधा जी बोली, नहीं बेटा, वो दरअसल होली आने वाली है ना, तो तुम्हारी बुआ जी के यहाँ पर खोटा त्योहार है। इस साल तुम्हारी बुआ जी के साथ साथ तुम्हें नाना जी की तरफ भी जाना होगा, क्योंकि दोनों ही जगह इस होली से पहले ही मौत हो गई थी। तो इसीलिए दोनों ही जगह तुम्हारा जाना ज़रूरी है। और फिर तुम्हें तुम्हारे नाना जी के यहाँ तो पहले ही जाना होगा, क्योंकि वहाँ तुम अकेले नहीं जाओगे, वहाँ तो मेरा जाना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा माँ, कोई बात नहीं, चली चलिएगा आप मेरे साथ। जब जाना होगा तो बता दीजिएगा। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन तुम याद रखना कि हमें वहाँ जाना है, कभी भूल जाओ अपने काम के चक्कर में। तभी पीछे से आवाज़ आई, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हमें भी बता दो। अरे हमसे कौन सी दुश्मनी है? तो सुगंधा जी बोली, अरे नहीं बहू, दुश्मनी की क्या बात है। वो दरअसल तुम्हारे मामा जी के यहाँ, मतलब मेरे मायके में इस बार खोटा त्योहार है ना, क्योंकि पिछले साल एक हादसे में मेरी भाभी चल बसी, तो इसीलिए वहाँ मेरा जाना ज़रूरी है। तो बस मैं वही कह रही थी रंजीत को कि वो मुझे 1-2 दिन पहले ही ले जाएगा। तो इस पर मोनिका चौंकती हुई बोली, क्यों? 4 दिन पहले जाने की क्या ज़रूरत है? और आपको जाने की भला क्या ज़रूरत है मम्मी जी? रंजीत अकेले नहीं जा सकते क्या? या उन्होंने रास्ता नहीं देखा? तो रंजीत बीच में बोल पड़ा, मोनिका, यह तुम किस तरीके से बात कर रही हो माँ से? तो मोनिका बोली कि अरे, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? ना तो मैंने इनसे कोई बदतमीजी की और ना ही कोई गाली गलौज की है। फिर इसमें तमीज़ की बात कहाँ से आ गई? तो रंजीत बोला, अच्छा, अब तुम्हें यह भी मैं ही बताऊं कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। दोनों के बीच तेज होती हुई आवाज़ को सुनकर सुगंधा जी बीच में बोल पड़ी और कहने लगी, अरे रंजीत, बहू ने गलत क्या कहा है बेटा? वह बस पूछ ही तो रही है, मैं उसे बता देती हूँ बेटा। दरअसल होली के दिन रंजीत चाहे जहाँ भी जाए, लेकिन मेरे मायके में यह मौत हुई है, इसीलिए हमारे घर की किसी बेटी को त्योहार से पहले जाकर त्योहार उठाना होगा। और तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारी मौसी जी, यानी मेरी बहन के यहाँ पर भी ऐसे ही एक हादसा हो गया, इसीलिए वह भी अब नहीं आ पाएगी। तो बस अब इसीलिए वहाँ मुझे ही जाना होगा। तो उसी के लिए कह रही थी मैं रंजीत से। ओहो, तो यह बात है। अरे मम्मी जी, आप भी ना मौसी जी के यहाँ पर आप क्या देखने गई हैं कि क्या हादसा हुआ है? उन्हें ना आना पड़े, इसीलिए उन्होंने अच्छा बहाना लगा दिया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि त्योहारों पर उनके घर कितना काम होगा। वह तो एक आप ही घर से फ्री हैं, बिल्कुल, जो कहीं भी मुंह उठाकर चल देती हैं। थोड़ी धीमी आवाज़ में मोनिका बुदबुदाई, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी धीमी भी नहीं थी
कि किसी को सुनाई न दे। लेकिन रंजीत के कानों में वह आवाज़ साफ नहीं पड़ी। लेकिन रंजीत को कुछ कुछ समझ आया, तो वह उसके करीब आया और बोला, क्या कहा तुमने? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, अपनी सफाई देती हुई मोनिका बोली। तो रंजीत ने पूछा फिर से, नहीं नहीं, कुछ तो कहा था तुमने, ज़रा दोबारा बोलो कि क्या कहा। तो मोनिका बोली, रंजीत, मेरे पास और भी बहुत काम है, तो अपनी माँ के साथ तुम बातें करते रहो अपने कमरे में। मुझे भी अपनी होली की पार्टी की तैयारियां करनी हैं। और वैसे भी इस बार भी होली में सबसे ज़्यादा अच्छा फैशन सेंस मेरा ही होना चाहिए। खैर छोड़ो, मैं भी क्या तुमसे बहस करने लग गई। अब एक काम कर दो, या फिर बाद में एक काम करना, अभी छोड़ो। जब शाम को तुम ऑफिस से आओगे ना, तो मेरे लिए कुछ सामान लेते आना। मैं तुम्हें अपनी लिस्ट व्हाट्सएप कर दूंगी, तो तुम लेते आना। अब मैं जाकर देखती हूँ अपने कमरे में कि क्या सामान तैयार है और क्या रह गया है। माँ जी, प्लीज़ मेरे कमरे में एक कप ब्लैक कॉफ़ी पहुँचा दीजिएगा। इतना कहकर मोनिका अपने कमरे में चली गई। रंजीत अपनी माँ की ओर देखता हुआ बोला, माँ, आपने पता नहीं इसे क्यों इतना सिर पर चढ़ा रखा है। कभी भी मैंने आपसे इसे सीधे मुंह बात करते हुए नहीं देखा। और एक आप हैं, कभी तो सास की तरह रहा कीजिए। यह कहता हुआ रंजीत हंसने लगा। तो सुगंधा जी भी हंसती हुई बोली, तू है ना, उसका ससुर बनने के लिए मेरी ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है। बेचारी पर हर समय हिटलर की तरह चढ़कर रहने की कोशिश करता है। तो रंजीत हंसते हुए बोला, अरे माँ, अगर मैं भी उसे आप ही की तरह ट्रीट करूँ ना, तो वह अगले ही दिन से मुझे भी झाड़ू पोछा के काम पर लगा देगी। और यह कहकर दोनों हंसने लगे। फिर रंजीत अपने ऑफिस के लिए निकल गया। शाम हुई तो ऑफिस से आता हुआ रंजीत मोनिका का बताया हुआ सारा सामान ले आया। मोनिका ने सारा सामान देखा और अपना सामान निकालती हुई मोनिका बड़ी खुश हो रही थी कि तभी सारा सामान निकालने के बाद मोनिका का चेहरा बन गया। तो रंजीत और सुगंधा जी दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगे। रंजीत धीरे से अपनी माँ के पास गया और बोला, अब इसे क्या हुआ माँ? अभी तक तो यह बड़ी खुश थी। तो सुगंधा जी बोली, मुझे क्या पता, जाकर तू ही पूछ कि क्या हुआ है। तूने ही कुछ किया होगा, कुछ सामान तो नहीं भूल गया तू। तब अपने सिर पर हाथ मारता हुआ रंजीत बोला, अरे माँ, जिस शॉप पर गया था ना, उस शॉप पर वहाँ यही सामान था सिर्फ। और उस शॉपकीपर ने कहा कि आगे वाली दुकान पर यह भी मिल जाएगा। लेकिन मैंने एक बार गाड़ी स्टार्ट की तो दूसरी दुकान पर रुका ही नहीं और सीधा घर चला आया। आप सही कह रही हैं माँ, यह इसी वजह से फिर से गुस्सा करने लगेगी। तो सुगंधा जी ने रंजीत को घूरते हुए कहा, तो इसमें तो तेरी ही गलती है ना। अब जाकर उसे मना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो रंजीत भी बोला, सही कह रही हो माँ, गलती तो मेरी ही है। अब एक काम करता हूँ कि मैं अभी इसे मनाने की कोशिश करता हूँ, क्या पता मान जाए। तब चोरों की तरह धीमे धीमे कदम रखता हुआ रंजीत मोनिका के पास पहुंचा और अपने कान पकड़कर बच्चों की तरह उसकी ओर देखने लगा। तब मोनिका ने उसे देखा तो वह बोला, आई एम सॉरी मोनिका, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं कल तुम्हारे लिए तुम्हारा हर एक सामान लेकर आऊँगा और तुम्हें होली की शॉपिंग भी करवाऊँगा, लेकिन प्लीज़ गुस्सा मत होने लगना। लेकिन फिर भी मोनिका नाराज़गी जताती रही। लेकिन आखिरकार रंजीत ने उसे मना ही लिया। अगली सुबह जब सब नाश्ते के लिए बैठे तो मोनिका ने देखा कि पराठे में एक बाल आ गया था और आज सुगंधा जी ने सबके लिए आलू के पराठे बनाए थे। मोनिका और रंजीत बहुत खुशी खुशी पराठे खाने के लिए बैठे हुए थे। लेकिन जब पहले ही टुकड़े में बाल निकल आया तो गुस्से से मोनिका चिल्लाई,
बहुत तेज आवाज में जब मोनिका चीखी तो सुगंधा जी किचन से दौड़ती हुई आईं और बोली, क्या हुआ बहू, तुम ठीक तो हो? इतनी तेज क्यों चिल्लाई बेटा? तब मोनिका बोली, आपको तमीज नहीं है क्या? बनाना नहीं आता खाना तो क्या जरूरत थी किचन में घुसने की? जब यह सारा खाना बनाने के लिए मंजू जा ही रही थी तो मंजू, ओ मंजू, कहाँ मर गई? अपनी कामवाली को चिल्लाते हुए जब मोनिका ने बुलाया तो वह भी दौड़ती हुई मोनिका के पास आई और हाथ बांधकर नजरें नीचे झुकाकर खड़ी हो गई। तब गुस्से में मोनिका उस पर और जोर से चिल्लाती हुई बोली, जब मैंने तुझे अपना नाश्ता बनाने के लिए कहा था तो तेरी हिम्मत कैसे हुई किचन से निकलने की, वह भी मेरा नाश्ता बिना बनाए? तब वह बेचारी मोनिका से माफ़ी मांगती हुई बोली, भाभी जी, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, बस इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा तो मैं किचन से बाहर चली गई। मोनिका उस पर बहुत भड़क गई तो सुगंधा जी बीच में ही बोली, रहने दो बहू, उस पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। उसे मैंने ही कहा था खाना बनाने के लिए, मैंने ही कहा था कि आज का खाना मैं तुम लोगों के लिए बनाऊंगी। तब मोनिका गुस्से में अपनी सास पर भड़क पड़ी और बोली, क्या ज़रूरत थी ज़्यादा कमीरा बनने की? इस घर में आपके बिना क्या काम नहीं होता? अरे, अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हारे बनाए हुए ऐसे खाने को खाने के लिए बैठी हूँ क्या मैं? बूढ़ी हो गई हैं पर तमीज़ नहीं है दो पैसे की भी। मेरा बस चले तो घर के बाहर उठाकर फेंक दूँ। पता नहीं कब तक यह सब झेलना पड़ेगा। यह सब कहती हुई मोनिका गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। रंजीत गुस्से में मोनिका को आवाज देता रहा, लेकिन मोनिका वहां से सीधा अपने कमरे में चली गई और पट से आवाज हुई और मोनिका ने अपने कमरे का दरवाजा भेड़ दिया। अब गुस्से में रंजीत कमरे की ओर जाने लगा, लेकिन सुगंधा जी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया कि बेटा कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए तू कमरे में मत जा। अभी तू भी गुस्से में है और बहू भी, तुम दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था ना, तू नाश्ता करके ऑफिस चला जा। जब शाम को वापस आएगा ना, तब बेशक तू बहू से बात कर लेना, सुगंधा जी ने कहा। तो रंजीत बोला, लेकिन माँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे ऐसे बात करने की? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। सुगंधा जी ने इस बार थोड़े कड़े शब्दों में रंजीत से अपनी बात दोहराई तो रंजीत वहीं रुक गया और बोला, माँ, आप इतना कह रही हैं इसीलिए मैं ऑफिस चला जाता हूँ, लेकिन आप इसे साफ शब्दों में समझा दीजिए। आगे से मैं इतना सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा माँ। तो सुगंधा जी बोली कि ठीक है, अभी तू ऑफिस जा, तेरे जाने के बाद मैं बहू को सब समझा दूंगी और देखना, जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो वह खुद आकर मुझसे माफ़ी मांग लेगी। तू जा अभी। सुगंधा जी ने अपने बेटे को ऑफिस भेज दिया। घर पर अब बस सुगंधा जी, मोनिका और उनके काम वाली मंजू थी। दोपहर तक मंजू ने अपना काम खत्म किया और फिर वह भी चली गई। मंजू के वहां से जाने के बाद घर पर केवल सुगंधा जी और मोनिका ही रह गए थे। घर पर हुए झगड़े के बाद सब अपने अपने काम में लग गए और रोज की तरह रंजीत भी नॉर्मल ऑफिस चला गया और पूरे दिन काम करने के बाद शाम को थका हारा रंजीत ऑफिस से वापस आया तो उसने अपना बैग रखा और थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहा, आंखें बंद करके। और जब उसने आंखें खोलीं तो वह इधर उधर देखने लगा। रोज़ाना उसकी माँ उसके आने की आवाज़ सुनकर ही उसकी आंखें खुलने से पहले ही उसके लिए पानी लेकर आ जाया करती थीं, लेकिन अभी तक वह पानी लेकर नहीं आई। फिर भी रंजीत ने सोचा कि शायद माँ थक कर आराम कर रही होंगी, इसीलिए वह अपने कमरे में गया और हाथ मुंह धोए। मोनिका को सुबह डांट पड़ गई थी, इसीलिए उसका मुंह तो वैसे भी फूला हुआ था। तो रंजीत ने उसे कुछ न कहा और वह किचन में नीचे आया, सोफे पर बैठा
लेकिन अभी तक उसके लिए जब चाय नहीं आई तो उसके बाद रंजीत किचन में आया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नजर नहीं पड़ी। अब रंजीत अपनी माँ को आवाज लगाने लगा, माँ, माँ, कहाँ हो आप? अपनी बहू का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रही हो? मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं। ऐसे ही अपनी माँ को आवाज देता हुआ रंजीत उन्हें इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन सुगंधा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो रंजीत ने आखिरकार मोनिका से पूछा, मोनिका, माँ कहाँ गई हैं? इस पर मोनिका बोली, मुझे क्या पता कि तुम्हारी माँ कौन सा हर जगह मुझे बता कर जाती हैं कि कहाँ जा रही हैं कहाँ नहीं। तो रंजीत बोला, माँ घर पर नहीं है, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि घर पर तुम थी तो तुम्हें ही पता होगा ना। तो मोनिका बोली, मैं घर पर ज़रूर थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ कहाँ गई हैं कहाँ नहीं। मैं कौन सा उनके पीछे लगी घूम रही हूँ। तो रंजीत अपने सिर पर हाथ मारता हुआ बोला, अरे यार, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हर बात का उल्टा जवाब दोगी, कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकती क्या? फिर यह सुनकर मोनिका बोली, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ कहाँ गई हैं कहाँ नहीं, क्योंकि मैं भी पूरे दिन घर पर बैठी हुई नहीं थी। तुम कल जो मेरा सामान भूल आए थे ना, मैं वहीं लेने के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ मार्केट गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो मैं ही मम्मी के साथ की सभी औरतों से पता करके देखता हूँ कि माँ किसी के घर तो नहीं चली गईं। और रंजीत तुरंत अपने घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा। फिर अपने ही पास वाले फ्लैट का डोरबेल बजाया और अपनी माँ के बारे में पूछने लगा। लगभग 2 घंटे के अंदर अंदर रंजीत ने सोसाइटी में पता करवा लिया था, लेकिन उनके किसी भी जानकार के यहाँ उनकी माँ नहीं थी। तो अब रंजीत को थोड़ी सी टेंशन हुई। रंजीत को परेशान देखकर मोनिका बोली, अरे क्या रंजीत, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारी माँ कोई दूध पीती बच्ची हैं। अरे, हो सकता है कि कहीं घूमने गई हो, हर चीज़ तुम्हें बताना ज़रूरी तो नहीं। अरे, हो सकता है कि वह शाम तक वापस लौट आएं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर चीज़ का तमाशा बनाना होता है, और ख़ास तौर पर वह तुम्हारी माँ से जुड़ी हुई बात हो तो और भी ज़्यादा। ऐसा कहती हुई मोनिका आंखें चढ़ाकर टेढ़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आई और हाथ झटक कर वहां से चलती जाने लगी। तो रंजीत बोला, देखो मोनिका, अगर माँ को घूमने जाना होता तो मुझे ज़रूर बता कर जाती। वह मेरी माँ है, तुम्हारी माँ नहीं है। तुम अपनी बात मत किया करो। मेरी माँ तुम्हारी तरह नहीं है कि जब मन किया जहाँ मन किया वहाँ चली गईं, और वह भी बिना किसी को बताए। अगर मेरी माँ को कहीं जाना भी होता तो वह मुझे बता कर जाती, या मुझे बिना बताए यूं ही कहीं नहीं जाती। पर तुमसे क्या कहूँ, तुम तो सबको अपनी ही तरह समझती हो, कभी किसी बात को वैसे भी तुम सीरियस तो ले नहीं सकती। तुम्हारे लिए तो हर चीज़ को बस फ़ोन तक ही सीमित है। मोनिका से हुई इस बहस के बाद रंजीत सुगंधा जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने सभी जानकारों को फ़ोन करके सुगंधा जी के बारे में जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं कोई पता न चला। रंजीत ने अपने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन किया और कुछ रिश्तेदारों के नंबर मोनिका को भी दिए और उसे फ़ोन करने को कहा। रंजीत बहुत ज़्यादा परेशान था, इसीलिए मोनिका ने वह नंबर मिला दिए और बात करने लगी। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी सभी रिश्तेदार, जानकार और सभी दोस्तों से बातचीत के बाद भी सुगंधा जी का अभी तक कोई अता पता न चला। तो रंजीत की चिंता बढ़ने लगी कि अचानक वह कहाँ चली गईं। सिक्योरिटी गार्ड से पूछने पर पता चला कि सुगंधा जी तो कहीं गई ही नहीं। फिर सुगंधा जी अचानक कहाँ चली गईं, यह सब सोच सोच कर वह बहुत परेशान था। पूरी रात रंजीत ने अपनी माँ को ढूंढते हुए ऐसे ही निकाल दी, लेकिन फिर भी जब उसे अपनी माँ का पता न चला तो रंजीत ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी
और अब रंजीत के साथ साथ पुलिस भी सुगंधा जी को ढूंढने में लग गई थी। इधर पुलिस ने शुरुआत की तो शुरुआती कार्यवाही में ही उन्होंने रंजीत से तो बातचीत की ही और पूछा कि उसे किसी पर शक है क्या। लेकिन रंजीत ने कभी किसी से ना ही तो कोई लड़ाई झगड़ा किया और ना ही कोई और बात। इसीलिए रंजीत की माँ सुगंधा जी का भी ना तो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था और इसी कारण उन्हें भी किसी पर कोई शक नहीं था। पुलिस के लिए सुगंधा जी को ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन रंजीत ने पुलिस को अगले ही बयान में अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच हुई लड़ाई के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर पुलिस वालों को मोनिका पर भी शक हुआ और उन्होंने मोनिका से काफ़ी पूछताछ की। लेकिन मोनिका ने अपनी बेगुनाही का सबूत उन्हें दे दिया और उसने अपने सभी दोस्तों से पुलिस वालों को मिलवा दिया, जिनके साथ में वे उस दिन शॉपिंग करने के लिए गई थी। लेकिन जब वे लोग तफ्तीश करने के लिए दोबारा रंजीत के घर पहुंचे तो पता चला कि मंजू, जो कि मोनिका की मेड थी, पिछले 2 दिन से वह भी काम पर नहीं आ रही। तो पुलिस ने और उसके घर जाकर और पूछताछ की। तब मंजू ने बताया कि रंजीत के घर से निकल जाने के बाद एक और बार मोनिका और सुगंधा जी की बहस हो गई थी। तब भी मोनिका ने उन्हें धक्का देकर मारा था और उसके बाद मंजू ने ही उसे उनसे अलग कराया और फिर सुगंधा जी को समझाकर मंजू अपने घर आ गई थी कि अम्मा जी, भाभी जी चाहे कुछ भी कहें, आप उनके पास मत जाइएगा। आपको मार मूर दिया गुस्से में तो आफत हो जाएगी और वैसे भी गुस्से में इंसान का क्या पता कि क्या कर बैठे, पता नहीं चलता। बस यही कहकर मंजू ने उन्हें समझाया था। मंजू के अनुसार इतना सब होने के बाद फिर वह वहाँ से आ गई थी और अगले ही दिन बताया किसी ने कि कल से सुगंधा जी लापता हैं और इसीलिए वह आज भी काम पर नहीं गई थी। पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब किसका किया धरा होगा, लेकिन सच को न सिर्फ सामने लाना था बल्कि सुगंधा जी को भी बचाना था। जाने यह सब किसका किया धरा था। शक भी तो सब करीबी लोगों पर ही था, लेकिन सबूत के अभाव के कारण पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी और किसी को भी दोषी ठहराने के लिए सबसे पहले सबूत ज़रूरी होते हैं। यदि आपके पास किसी के खिलाफ कोई सबूत ना हो तो आप उसके खिलाफ कोई बात भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब पुलिस वालों ने कार्यवाही करके अपनी तफ्तीश को शुरू कर दिया था और अपनी तरफ से उन्होंने मोनिका के बयानों को भी वेरीफाई किया और मंजू के भी आसपास पूछने पर पता चला कि सचमुच रंजीत के घर से निकल जाने के बाद उनके घर में थोड़ी बहुत आवाज़ तो आई थी, लेकिन किसी ने ज़्यादा गौर नहीं दिया। कहाँ सोसाइटी में कोई किसी और पर इतना ध्यान देता है। किसी को अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती और इससे यह तो साफ था कि मंजू भी झूठ नहीं बोल रही थी। पूरे तरीके से सबका शक मोनिका पर ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं केवल एक मोनिका ही थी वहाँ जिसे सुगंधा जी से परेशानी थी। उसके अलावा किसी को भी उनसे कोई भी परेशानी नहीं थी। लेकिन क्या यह सच्चाई थी? क्या उन लोगों का मोनिका के ऊपर यह शक करना सही था या गलत? यह सच सामने आना अभी बाकी था। धीरे धीरे करके जैसे जैसे वे लोग इस केस में आगे बढ़ते रहे, नए नए चौंकाने वाली बातें उन्हें पता चलीं। रंजीत से दोबारा बातचीत के बाद यह खुलासा हो चुका था कि रंजीत की माँ यानी सुगंधा जी शुरू से ही यहाँ पर नहीं रहती थीं, बल्कि यह फ्लैट तो उनके बेटे रंजीत का है। वह तो एक समय पर गांव में रहा करती थीं, लेकिन उनका बेटा पढ़ाई लिखाई करने के बाद यहाँ शहर में आ बसा और रंजीत के पिताजी रंजीत के शहर जाने के बाद भी गांव में ही रह रहे थे। लेकिन जब रंजीत शहर में बस गया था तो उसके बाद जब रंजीत के दादाजी की मौत हुई
तो उनकी एक बहुत बड़ी ज़मीन को लेकर सभी भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। रंजीत के पिताजी ने बीच में ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन ज़मीन के कागजात निकलवाने पर यह पता चला कि उस ज़मीन में रंजीत के दादाजी ने अपनी मौत के बाद ज़मीन का पहला वारिस रंजीत के पिताजी को ही बनाया था। लेकिन जैसे ही यह बात उसके चाचा ताऊ को पता चली, तो सब लोग रंजीत के पिताजी पर भड़क गए, उनसे झगड़ा करने लगे। लेकिन इसमें वह क्या कर सकते थे? उनकी तो कोई गलती नहीं थी और ना ही उन्होंने कुछ किया था। उन्होंने थोड़े ही ना अपने पिताजी को कहा था कि वह ज़मीन जायदाद अपने उस बेटे के नाम कर दें। बस यही बात वे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनका नाम उन्होंने उस ज़मीन जायदाद में क्यों लिखा है। यह तो शायद नियत की बात थी। उन्हें लगा इसीलिए उन्होंने रंजीत के पिताजी का नाम डलवाया। लेकिन यह बात किसी और को कहाँ समझ आने वाली थी। सब लोग ज़मीन के चलते उनके जानी दुश्मन बन गए थे। जब यह सब बातें रंजीत को पता चली, तो उसने फ़ोन पर ही अपने पिताजी से कहा भी था कि पिताजी, आपके गांव में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप यहाँ मेरे पास आकर ही रहने लगी। लेकिन वे ठहरे गांव के आदमी। उन्हें शहर का हवा पानी कहाँ रास आने वाला था। इसीलिए उन्होंने गांव छोड़कर जाने के लिए साफ मना कर दिया और अपने बेटे को कहा कि बेटा, मैं तो इस गांव में ही पैदा हुआ हूँ और इस गांव में ही मर जाऊंगा, लेकिन इस गांव से कभी दूर नहीं जाऊंगा। अपने पिताजी की बात रखते हुए रंजीत ने भी ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं की। लेकिन एक दिन फ़ोन पर रंजीत को खबर मिली कि उसके पिताजी रात को खेतों में पानी लगाने गए हुए थे और करंट लगने से उनकी मौत हो गई। रंजीत को जब यह बात पता चली, तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। और इधर सुगंधा जी, उनका तो रो रो कर बुरा हाल था। तब जाकर रंजीत जब अपने पिताजी को देखने और उनका अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए गांव आया, तो कुछ दिन तक रंजीत गांव में ही रहा, क्योंकि वही अपने पिता का इकलौता बेटा था। तो अपने पिता के अंतिम क्रियाक्रम के बाद भी उनकी 13वीं तक पूजा पाठ के सभी काम रंजीत को ही निपटाने थे। तो इसीलिए 13वीं के बाद जब सुगंधा जी को रंजीत ने अकेला देखा, तो उसने अपनी माँ को कहा कि अब किसी भी हालात में मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। अब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने साथ ले चलूँगा। माँ, पिताजी को तो मैं खो चुका हूँ, अब मैं आपको नहीं खो सकता। खोने के लिए मेरे पास अब वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, मैं अब आपको नहीं खो सकता। इसीलिए माँ, आप अब मेरे साथ चलिए। रंजीत अपनी माँ को लेकर अपने साथ शहर में आ गया। यह सब बातें जब रंजीत ने पुलिस वालों को बताई, तो पुलिस वालों को एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा सबूत मिला। यह उनके लिए बहुत बड़ा सुराग था। इससे तो पूरी गुत्थी सुलझ सकती थी। रंजीत की माँ आखिर कहाँ होंगी, यह सोचकर पुलिस वालों ने तुरंत ही उसके गांव का पता निकलवाया और उसके गांव की ओर दबिश दे दी। रंजीत का गांव उस शहर से बहुत ज़्यादा दूरी पर भी नहीं था। कुछ घंटे के सफ़र के बाद पुलिस वाले वहां पहुंच गए और जाकर रंजीत के घर के आसपास देखा और उसे ज़मीनी रंजिश की सच्चाई पता लगाने की कोशिश की। जिन रिश्तेदारों के बारे में रंजीत ने उन्हें बताया था, उनके बारे में उन्होंने पता करवाया। गांव मोहल्ले के जानकारों से पूछने पर पता चला कि रंजीत के सगे ताऊ जी, जिनका नाम उस जमीन में नहीं था, उनका बेटा, वह भी पिछले 2 सालों से शहर में ही रह रहा था और किसी अच्छी सोसाइटी में रह रहा था। लेकिन वह कहाँ रहा है, इस बात की जानकारी तो उन लोगों को भी नहीं है। लेकिन इतना सब पता चलने के बाद पुलिस वालों को शक हुआ कि कहीं यह सोसाइटी वही सोसाइटी तो नहीं जिसमें रंजीत रहता है। कहीं यह सब इन लोगों की सोची समझी साजिश हो। और तुरंत ही पुलिस वाले अपनी गाड़ी लेकर और उस नाम के व्यक्ति के बारे में पता लगाकर वहां पहुंचे, तो रंजीत सिंह और उसके पिताजी का नाम वेरीफाई करवाया
और समिति के सिक्योरिटी कैबिन में जाकर पूछताछ शुरू की तो पता चला कि इस सोसाइटी में रंजीत के ताऊजी का बेटा भी रहता है, जो कि उन्हीं की बिल्डिंग में रहता है। यह सब पता चलते ही रंजीत तो चौंक गया, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन कमाल की बात तो यह थी कि रंजीत के पिताजी की मौत के बाद ही उसका यह भाई सोसाइटी में शिफ्ट हुआ था। पुलिस वालों को कुछ कुछ बातें समझ में आने लगीं, लेकिन अब तक सुगंधा जी उनकी पहुंच से बहुत दूर थीं। और इधर होली का दिन भी आ चुका था। सोसाइटी में होलिका दहन की सभी तैयारियां हो चुकी थीं। सब लोग नीचे हवन पूजन करने के लिए एकत्रित हो चुके थे। मोनिका ने रंजीत के कंधे पर हाथ रखा और बोली, रंजीत, यहाँ उदास क्यों बैठे हो? रंजीत ने उसकी ओर देख लेकिन कुछ न बोला। तो मोनिका बोली, देखो रंजीत, मैं समझती हूँ कि तुम इतने परेशान क्यों हो, लेकिन तुम्हारे यूं उदास बैठे रहने से मम्मी जी वापस तो नहीं आ जाएंगी ना। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अब यदि कोई हमारी मदद कर सकता है तो वह भगवान ही है, जो हमें कोई रास्ता दिखाएंगे। हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वह कर चुके हैं। हिम्मत रखो, तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो भगवान तुम्हारे साथ ही इतना बुरा नहीं करेंगे। देखो, मैं मानती हूँ कि मुझे तुम्हारी माँ कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से उन्हें इतने समय से झेल रही हूँ और जीवन भर झेलती रहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें जीवन भर झेलूँ। अब तो मुझे उनकी चिक-चिक की ही आदत हो गई है। 3 दिन से अब वह उस घर में नहीं है, तो यह घर भी मुझे काटने को दौड़ता है। असल में अब मुझे उनकी कमी का एहसास हो रहा है और अब मुझे उनकी अहमियत भी समझ आ रही है। रंजीत, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। चलो नीचे चलो, हम भगवान से दोनों साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं। क्या पता हमें हमारी मुसीबत का कोई हल मिल जाए। मोनिका के बहुत समझाने पर रंजीत भी नीचे जाने के लिए मान गया और पूजा में शामिल होने के लिए वे दोनों नीचे आए। भारी मन से रंजीत वहां पर खड़ा हुआ था कि थोड़ी ही देर में सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। रंजीत ने हाथ जोड़कर पूजा पाठ किया। वहां उपस्थित सभी लोगों ने पूजा की और होलिका दहन के लिए सब लोग एक साथ आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही वे लोग वहां रखी हुई होलिका में अग्नि प्रज्वलित करने लगे, वैसे ही रंजीत के चेहरे पर किसी चीज की चमक पड़ी। रंजीत इधर उधर देखने लगा कि यह किस चीज की चमक है, लेकिन आश्चर्य उसे इस बात का हुआ कि उसके चेहरे पर यह चमक उस होलिका में से आ रही थी जिसमें अग्नि लगने वाली थी। रंजीत नजरों को बचाते हुए गौर करके देखने लगा कि इतनी ही देर में जैसे ही वहां अग्नि लगी, होलिका से एक इंसान का हाथ बाहर की तरफ गिरा और यह देखते ही रंजीत की चीख निकल गई, क्योंकि उस हाथ में जो कंगन था वह किसी और का नहीं बल्कि उसकी माँ का था। और यह कंगन रंजीत ने ही अपनी माँ को तोहफे में लाकर दिए थे, जिनमें बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे और उन शीशों की चमक से ही रंजीत के चेहरे पर रोशनी पड़ रही थी। जैसे ही वह हाथ बाहर दिखा, रंजीत चीखता हुआ होलिका की ओर भागा और मदद के लिए चिल्लाने लगा, कोई आग बुझाओ, जल्दी से कोई आग बुझाओ। कहता हुआ रंजीत उस होलिका पर पानी डालने लगा। रंजीत को यूं चिल्लाता हुआ देख और लोगों ने भी उसकी मदद की। ईश्वर की कृपा रही कि जल्दी ही आग पर काबू करके अंदर से उस इंसान को बाहर निकाला गया। और सचमुच रंजीत ने जैसा सोचा था सब वैसा ही हुआ। लेकिन तभी रंजीत ने देखा कि पति पत्नी का एक जोड़ा वहां से भागने लगा। रंजीत ने सिक्योरिटी गार्ड को फोन करके सभी दरवाजे बंद करने के लिए कहा और खुद अपनी मां को लेकर तुरंत ही अस्पताल पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में वहां पुलिस भी आ पहुंची और पुलिस के और रंजीत के कहे अनुसार
सिक्योरिटी गार्ड ने भी वहां से किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया। सब लोग वहां पर खड़े हुए यह सोच रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है कि तभी वहां पहुंचे पुलिस वाले ने सारी घटना उन लोगों को बता दी और कहा कि इस नाम के व्यक्ति को अपने घर में छिपाने का मतलब है कि आप खुद भी एक गुनहगार हैं और ऐसे में अगर वह इंसान हमें नहीं मिला तो जो व्यक्ति उस इंसान को अपने घर में छिपाएगा उसे भी वही सज़ा भुगतनी होगी। सच जानने के बाद एक आदमी उन पुलिस वालों के पास आया और बोला कि सर, आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं, मैंने उस आदमी को अभी अभी सोसाइटी के जिम की ओर जाते हुए देखा है, जबकि इस समय तो फेस्टिवल का टाइम है और सब लोग यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह वही दोनों हैं। आप एक बार वहाँ जाकर देख लीजिए। जब उस इंसान ने यह बताया तो पुलिस वालों ने भी वहां जाकर थोड़ी सरगर्मी दिखाई और तुरंत ही उस जगह पर जा पहुंचे। पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वे दोनों उनके चंगुल में फंस ही गए। पुलिस ने उन दोनों को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया और उन्हें साथ पकड़कर ले गए। अगले ही दिन सुगंधा जी को भी होश आ चुका था। उनके हाथों में थोड़ी बहुत चोटें लगी थीं, लेकिन अब वह पूरी तरह से ठीक थीं और खतरे से बाहर भी थीं। बहुत ज़्यादा चोटें उन्हें आई भी नहीं थीं, इसीलिए डॉक्टर ने अगले ही दिन उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करवाने के बाद रंजीत उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचा। वहां जाकर रंजीत ने जब अपने भैया भाभी को देखा तो वह उन दोनों की ओर देखकर घृणा भरी नज़रों से उन्हें देखता हुआ बोला, भैया भाभी, आप दोनों ने इतनी घटिया हरकत की। मेरी माँ के साथ यह सब करने से पहले आपने एक बार नहीं सोचा? छी, कितने नीच लोग हैं आप। अरे मेरी माँ ने आप दोनों का क्या बिगाड़ा था जो आपने उनके साथ ऐसा किया? बताइए मुझे। जब रंजीत गुस्से में चीखा तो वह दोनों बोले कि हमें तुम्हें कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या किया और क्यों किया। तब पुलिस ने थोड़ी कड़ाई से उनसे पूछताछ शुरू की और पुलिस ने जब उन्हें रिमांड पर लिया तो दोनों ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने कबूल किया कि यह सब उन्होंने ज़मीन जायदाद के लालच में किया। पहले तो सुगंधा जी के पति की मौत भी साधारण नहीं थी। उनके अपने भाइयों ने ज़मीन के लालच में उनकी हत्या करवाई और जब उनकी मौत के बाद वह ज़मीन को बेचने की कोशिश करने लगे तो उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी उसकी असली हकदार है। तो इसीलिए उन्होंने अब सुगंधा जी को मारने का सोचा। लेकिन रंजीत अपनी माँ को साथ लेकर शहर आ गया था तो वे लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने यह उपाय अपनाया। शहर में रह रहे बेटे को समझाया कि वह जाकर इसी सोसाइटी में रहे जहाँ रंजीत रहता है और सही वक्त का इंतज़ार करे। इसीलिए वह भी रंजीत के पास वाले फ्लैट में ही रहने लगा। रंजीत के ऊपर वाले फ्लैट में ही वे लोग रहा करते थे, जिससे कि उन्हें रंजीत के घर में होने वाली हर बात के बारे में पता चलता रहे। और मंजू को भी उन्होंने अपने घर में काम दिया हुआ था और वे रंजीत के घर की बातें उससे पूछते रहते थे और बदले में उसे कुछ पैसे दे दिया करते। और उस दिन भी उन्हें पता था कि मोनिका ने अपनी सास से कई बार झगड़ा किया है और किस तरह उन्होंने उन्हें धमकी दी है। तो उन दोनों को यही सब सही मौका लगा। उन्होंने सोचा कि उन्हें ना तो सुगंधा जी को मारने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही उनकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। बस एक बार बांध कर सही समय से उन्हें किसी तरह होलिका में छुपाने का उनका प्लान कामयाब हो जाए। इसके लिए उन्होंने गांव से अपने एक भाई और पिताजी को भी बुलाया था और फिर जब मोनिका झगड़ा करने के बाद अपने कमरे में बैठ गई और मंजू काम करने के बाद घर चली गई, तब उन दोनों ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया।
दरवाज़ा खोलने पर सुगंधा जी इसीलिए चीखी चिल्लाई नहीं क्योंकि वह अच्छे से जानती थी इन दोनों को। इसी का फायदा उठाकर इन दोनों ने उन्हें बेहोश किया और अपने साथ लेकर बाहर निकल आए और किसी तरह से एक सिक्योरिटी गार्ड की मदद लेकर उन्होंने होलिका रखते समय उन्हें बीच में छुपा दिया। यह सब पता चलने पर पुलिस ने गुनहगार के पिताजी और उसके भाई को भी अरेस्ट किया और साथ ही उस सिक्योरिटी गार्ड को भी अपनी गिरफ्त में लिया जिसने इस घटिया काम में उनका साथ दिया था। आखिरकार रंजीत अपनी मां को बचाने में सफल हुआ और मोनिका को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। साथ ही अपनी सास की अहमियत पता चली। रंजीत अपनी मां को वापस पाकर बहुत खुश था और मोनिका भी, जिसे अब अपनी सास को खोने के बाद उनकी कमी का एहसास हो गया था। उसने भी अपनी सास से हाथ जोड़ कर के माफ़ी मांगी और भविष्य में कभी भी उनके साथ ऐसा बर्ताव ना करने की कसम खाई। अब तीनों एक साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगे थे। दोषियों को उनके किए कर्मों की सज़ा मिली और वह सब एक साथ खुश रहने लगे। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर यदि नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।